हेलो एवरीवन साथियों, आप सभी का स्वागत है ईडब्ल्यूडी पर। चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। साथियों आज है 24 दिसंबर, ठीक है? और 24 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। मैं आपसे बार-बार बोलती हूँ क्लास के हमेशा नोट्स बनाया करें। और एक चीज और, यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों को इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास के यानी 24 दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। तो साथियों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो साथियों ये जो आयोजन है ये आपका इंडिया में किया जाएगा, ठीक है? ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी 2025 जो है ये भारत में आयोजित की जाएगी। और भारत में भी ये नई दिल्ली में जो हमारा जेएलएन स्टेडियम से हम बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है हमारा, ये इसमें ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है साथियों? ये जो इवेंट है हमारे ये होंगे 26 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 2025 में ये किए जाएंगे। सितंबर 26 से स्टार्ट होंगे और 5 अक्टूबर तक ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। और साथियों ये जो पैरा एथलेटिक जो आपकी चैंपियनशिप है ये इसका 12वां एडिशन होगा, ठीक है? आप लोग याद रखें। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। साथियों इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी वर्ष 1994 में। देखिए ये नोट करने योग्य पॉइंट होते हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है? तो शुरुआत आप लोग याद रखेंगे, शुरुआत हुई थी साथियों 1994 में, ठीक है? और पिछले वर्ष की बात करेंगे 2024 की, तो ये जो चैंपियनशिप है ये आपकी जापान में आयोजित हुई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है? ध्यान देने योग्य बात है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे ओम प्रकाश चौटाला इनका नाम है, इनका निधन हुआ है। तो साथियों आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि ये कहां से हैं, ये हरियाणा से हैं, ठीक है? अभी पिछले दिनों इनका निधन हुआ है 89 वर्ष की आयु में। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट एक बार ये देख लेते हैं कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो पार्टी थी इनकी इंडियन नेशनल लोकदल, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बात, ये 5 बार हरियाणा के सीएम रहे थे। पहली बार 1989 में ये चीफ मिनिस्टर बने। इसके अलावा जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनका निधन हुआ है वो है कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं एस.एम. कृष्णा और पुदुचेरी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एम.डी.आर. रामाचंद्रन, ठीक है? चलिए साथी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, अवार्ड वाले क्वेश्चन तो आप लोग इन पर इंपॉर्टेंट लिख लें, इनको नोट कर लें, नोट्स बना लें इनके और करंट अफेयर्स के हमेशा नोट्स बनाते चला करें, ठीक है? डेट वाइज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस द्वारा जो राजा मान सिंह तोमर सम्मान है वर्ष 2023 के लिए ये किसे प्रदान किया गया है? देखिए अभी हमने पिछले दिनों में हाल ही में हमने पढ़ा था तानसेन सम्मान, ठीक है? तो तानसेन सम्मान आप लोगों को पता है ये भी मध्य प्रदेश की सरकार देती है, ठीक है? इसको आप लोग क्वेश्चन को इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि तानसेन सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है ये भी मैंने आपको कवर करवाया है और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान को कौन सी राज्य सरकार देती है? तो कौन सी देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। और मान सिंह तोमर सम्मान ये भी आपको मध्य प्रदेश सरकार देती है। देखिए अभी फिलहाल में ही मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था कि तानसेन सम्मान 2023 जो है वो किसे दिया गया, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि तानसेन सम्मान किसे दिया गया है। अब मैं बात करूंगी राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 की। तो देखिए साथियों ये दिया गया है आपका सानंद न्यास संस्था को, ठीक है? ये सानंद न्यास संस्था है, इसको साथियों ये दिया गया है, ठीक है? चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं। आपको पता है दिसंबर में यहाँ क्या है, ग्वालियर में ये तानसेन फेस्टिवल आयोजित किया गया, ठीक है? ये जो तानसेन फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है इसमें इस अवार्ड को दिया गया, इस अवार्ड का नाम है राजा मान सिंह तोमर अवार्ड, ठीक है साथियों? अब क्या है, ये क्यों दिया गया है सानंद न्यास संस्था को? इस संस्था का नाम है सानंद न्यास संस्था। तो ये जो सानंद न्यास संस्था है इनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है, ठीक है साथियों? चलिए अब आपको मैंने वैसे कमेंट करने के लिए कहा था परंतु ये मैंने ऑलरेडी नोट इसमें डाला हुआ था कि जो तानसेन सम्मान है ये हमारे जो पंडित तबला वादक हैं पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। अभी हालांकि ये फिलहाल ही मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को
कवर करवाया था, नोट कर लेना, ठीक है। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। कहीं आप एग्जाम में राजा मानसिंह तोमर सम्मान में और तानसेन सम्मान में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान है ये एक संस्था को दिया गया है, ठीक है, इसका नाम है सानंद न्यास संस्था। और जो तानसेन सम्मान है ये आपके तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं संस्कृति और कला के संरक्षण में ये जो है साथियों राजा मानसिंह तोमर सम्मान प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 से। देखिए, आप लोगों से किसी अवार्ड की ना स्थापना पूछी जा सकती है कि ये किस वर्ष से दिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये जो वर्ष मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, जब भी कोई अवार्ड या ऐसी कोई बात आती है तो आप लोगों को मैं वर्ष हमेशा नोट करवाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? इसमें 5 लाख रुपए की राशि साथियों प्रदान की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और पिछले यानी कि ये देखिए 2000 पूरे 2023 को एनालाइज किया गया है, 2024 के लास्ट में ये प्रदान किया गया है। और 2022 में किसे दिया गया था? 2022 में दिया गया था माला मानव होगा ये, लोक कला केंद्र, ठीक है, उज्जैन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, आप लोग नोट करेंगे। जब भी मैं आपको देखिए कई बार बताती हूँ, जब भी भारत का पहला आ जाए ना कुछ भी, तो आप लोग हमेशा थोड़ा सा फोकस किया करें। क्वेश्चन कहता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए खो खो वर्ल्ड कप आपका पहली बार आयोजित होगा, ठीक है। आपका एक खेल है जिसे हम खो खो कहते हैं। इस खो खो खेल का जो वर्ल्ड कप साथियों आयोजित किया जा रहा है, और ये आयोजित इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं साथियों, ये बने हैं सलमान खान, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। पहली बार आयोजित होगा हमारा खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप, खो खो वर्ल्ड कप। इंपॉर्टेंट बात है, खो खो का जो वर्ल्ड कप है साथियों, ये हमारा पहली बार आयोजित होगा। और पहली बार आयोजित होगा हमारा 2025 में, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान बने हैं। पूछा जा सकता है इससे एक क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली बार खेला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 13 से 19 जनवरी तक ये जो दिल्ली में है इस इंदिरा गांधी स्टेडियम, उसमें ये आयोजित किया जाएगा साथियों। और खो खो में इसमें क्या है, 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। कितने देश इसमें हिस्सा लेंगे? 24 देश, ठीक है। 24 देशों में से 21 तो इसमें पुरुषों की टीम है और 20 इसमें महिलाओं की टीम है जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, ठीक है साथियों। चलिए आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 20 दिसंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस मनाया गया। सशस्त्र सीमा बल का जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो देखिए एसएसबी से लिखा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ये एसएसबी लिखा है, बल्कि इसका नाम हिंदी में है। हिंदी में इसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इसे ऐसे ही लिखा जाता है, सशस्त्र सीमा बल, और इंग्लिश में इसे हम एसएसबी लिखते हैं, ठीक है साथियों। तो ये जो एसएसबी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो साथियों इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1963 में। आप लोग याद रखेंगे एसएसबी की स्थापना हुई है वर्ष 1963 में, ठीक है। 20 दिसंबर 1963 को इसकी साथियों स्थापना हुई है और 20 दिसंबर को इसका 61वां फाउंडेशन डे मनाया गया है, ठीक है साथियों। चलिए अब इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपको पता है जिस भी फोर्स का हाँ क्या कहते हैं फाउंडेशन डे मनाया जाता है, जिस भी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसके लिए कोई एक प्लेस निर्धारित किया जाता है और वहां इनकी भव्य परेड होती है, ठीक है। तो इनकी जो एसएसबी की जो इस समय ये भव्य परेड हुई है, ये हुई है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का एक रानी डांगा जो है प्लेस, वहां ये साथियों हुई है। और इसमें किसने हिस्सा लिया है? इसमें जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने इसमें चीफ गेस्ट रहे होंगे, ठीक है। एसएसबी के बारे में जान ही लो, ये एक अर्धसैनिक बल है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना क्यों हुई? तो आपको पता है 1962 में चाइना ने वॉर किया था इंडिया पर, तो उस समय तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में, ठीक है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की स्थापना 1962 में हुई। उसके बाद नेपाल और भूटान की बाउंड्री की सुरक्षा के लिए महसूस हुई और इसलिए एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया, ठीक है। चाइना के अटैक करने के बाद ही इन दोनों फोर्सेस का जन्म होता है, जिसमें आईटीबीपी और एसएसबी का नाम आता है, ठीक है। 1962 में पहले आईटीबीपी की स्थापना हुई जब चाइना ने अटैक किया था, और उसके थोड़े ही समय बाद नेपाल और भूटान की सुरक्षाओं को
सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएसबी की स्थापना साथियों होती है। इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही है कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनके डीजी की। एसएसबी के डीजी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में एसएसबी के डीजी हैं अमृत मोहन प्रसाद। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद जो हैं ये आपके एसएसबी के डीजी हैं। सीआईएसएफ के डीजी कौन है वर्तमान में? ये है राजविंदर सिंह भट्टी। अब आप क्या करेंगे, जितने भी ये फोर्सेस के डीजी मैं आप लोगों को नोट करवा रही हूँ, इन्हें नोट कर लेंगे। इसके अलावा कोई आपका एग्जाम आएगा या बीच में कोई डीजी चेंज होंगे तो वो मैं आपको बीच में नोट करवाती चलूंगी। ठीक है, तो सीआईएसएफ के डीजी कौन है अभी? श्री राजविंदर सिंह भट्टी। बीएसएफ के डीजी कौन है? ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, और आईटीबीपी के डीजी कौन है अभी? ये हैं राहुल रसगोत्रा। और उसके बाद बात कर लेते हैं सीआरपी की। तो सीआरपीएफ के डीजी कौन है अभी? ये हैं अनीश दयाल सिंह। तो ये जितने भी डीजीज मैंने सभी इंपॉर्टेंट फोर्सेस के आप लोगों को नोट करवाए हैं, इन्हें नोट कर लेना। बाकी जो छूट गए हैं उनको मैं नोट करवा दूंगी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल ने बांग्लार बारी योजना शुरू की है। आप बताएंगे कि ये योजना जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, ये जो इस योजना का नाम है बांग्लार बारी, और ये योजना संबंधित है आपकी आवास निर्माण से। किससे संबंधित है? आवास निर्माण से। इस योजना में क्या किया जाएगा? नाम तो आप याद ही रखेंगे, बांग्लार बारी। इसके नाम में ही बांग्ला है, तो बांग्ला पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ये अभी इन्होंने शुरू की है दिसंबर में ही। इससे क्या होगा, गरीब लोगों को ये आवास उपलब्ध करवाएंगे। इनके अनुसार कि 28 लाख लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 28 लाख लोगों के लिए ये योजना है। इसमें ये क्या करेंगे, हाउस कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जिसके लिए 1.2 लाख रुपए इसमें ये गरीबों को प्रदान करेंगे, डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक बुक है ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ध्यान रखेंगे, ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस भारतीय पैरा खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो साथियों, आप इस बुक का नाम याद रखेंगे। पुस्तक का नाम है ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो साथियों, ये बिलोंग करती है दीपा मलिक से। ठीक है, किससे बिलोंग करती है? दीपा मलिक से। जो दीपा मलिक है ये हमारी भारत की पैरा खिलाड़ी हैं, ये पैरा एथलीट है। ठीक है, शॉटपुट की ये खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने जीवन से रिलेटेड जो इनकी उपलब्धियां हैं और इन्होंने अपने जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनको इसमें डाला है इस पुस्तक। तो साथियों, इनका जो है ना कमर से नीचे का जितना भी पोर्शन है ये लकवाग्रस्त है। आपको पता है लकवा एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के जिस पोर्शन पे हो जाता है वो पूरी तरह से ऐसा हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, वो हिलने डुलने लायक नहीं रहता। फिर भी इन्होंने इतनी हिम्मत रखी है कि इन्होंने अपने आप को एथलीट बनाया है, जिसमें लोग हिम्मत हार जाते हैं उस सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को साबित किया है। ये कहाँ से हैं साथियों? ये हरियाणा से हैं। इनसे हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। और ये वो खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली कोई पहली भारतीय महिला कौन है? वो है दीपा मलिक। ठीक है, 2016 समर पैरालंपिक में इन्होंने शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं इनको भी एक बार नोट कर लेंगे। अर्जुन अवार्ड मिला है इन्हें वर्ष 2012 में। पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया वर्ष 2017 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है इन्हें वर्ष 2019 में। ठीक है, तो देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष दिया गया है? इसलिए इनके वर्ष याद रखने या वर्ष को नोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि यूरेशिया टाइम्स, देखिए ये एक यूएसए की टाइम्स है, ध्यान देंगे आप लोग इसका। ठीक है, यूएसए की है यूरेशिया टाइम्स। इन्होंने साथियों एक लिस्ट जारी की है, और ये लिस्ट है क्या? ये लिस्ट है द ग्रेट 8 पावर्स ऑफ 2025। देखिए पूरे विश्व में इन्होंने क्या किया है, पूरे विश्व में इन्होंने 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में इन्होंने दुनिया के 8 देशों को जगह दी है। इन 8 देशों में दुनिया के सबसे पावरफुल 8 देश बताए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें भारत का स्थान कौन सा है। देखिए ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में 8 देश सेलेक्ट किए जाते हैं कि ये देश मोस्ट पावरफुल है, और उन 8 देशों में भारत का स्थान आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। तो साथ में इन्होंने पूछा है कि ये जो 8 देश चुने गए हैं ना कि वर्तमान में ये 8 जो देश हैं ये ग्रेट पावर्स हैं पूरे विश्व की। इसमें भारत का स्थान कौन सा? तो साथियों इसमें भारत का स्थान है 5th, इसमें भारत का 5वां स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे आप। यूरेशिया टाइम्स की मैं बात कर रही हूँ। 8 ग्रेट पावर्स हैं, 2025 के नाम से इन्होंने एक लिस्ट जारी की है और 8 ग्रेट पावर्स, ध्यान देंगे देखिए इसमें 8 महान शक्तियों को इन्होंने शामिल किया है। अब शामिल इन्होंने किस-किस बेस पर किया है, पहले हम बेस देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक हम देखेंगे, इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग, सोशली, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ध्यान देंगे, है ना? और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड और मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसके आधार पर इन्होंने इन 8 देशों को है जो पूरी दुनिया में पावरफुल रैंक दी गई है। तो इनमें सबसे नंबर 1 कौन है साथियों? इनमें नंबर 1 पर आता है यूएसए। नंबर 1 पर आया है यूएसए, नंबर 2 पर है चाइना, तीसरे नंबर पर इन्होंने रशिया को रखा है, 4th नंबर पर 4th प्लेस आता है जापान का और ये है अपना प्यारा भारत, 5वें स्थान पर अपने भारत को स्थान मिला है। छठा नंबर आता है फ्रांस का, ब्रिटेन का 7वां और 8वां स्थान आता है साउथ कोरिया का। आप लोग बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, इन लिस्ट को, ये जो सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताया है इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि भारत का स्थान है 5वां। भारत ने किस-किस को पछाड़ा है? फ्रांस को, ब्रिटेन को और साउथ कोरिया को। ठीक है, और भारत से आगे कौन-कौन है? यूएसए है, चाइना है, रशिया है और जापान है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक बार थोड़ा-सा इसको रिमाइंड कर लेना है। ठीक है साथियों? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिसंबर 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है मोस्टली ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये जो नियुक्त किया गया है ये हैं राम मोहन राव अमारा। ठीक है, इनका थोड़ा-सा नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्हें सीएस शेट्टी के स्थान पर नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल है साथियों ये 3 वर्ष का होगा। एसबीआई का आप लोगों को पता ही है, ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 4 इसमें प्रबंध निदेशक होते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों बढ़ते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दिसंबर 2024 में किन राज्यों में संरक्षित क्षेत्र परमिट को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, एक व्यवस्था लागू की गई है। आपने बताना है कि किन राज्यों में लागू की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो साथियों ये इन सभी में लागू की गई है। इसके बारे में अब हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट एक्चुअल में है क्या? तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लें कि जो हमारा होम मिनिस्ट्री है इन्होंने ये परमिट लागू की है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ठीक है, अब ये कहाँ-कहाँ लागू की है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में की है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें ये व्यवस्था जो है साथियों लागू की गई है। ठीक है, आप लोगों को पता है इन सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ही ये व्यवस्था लागू की गई है। अब इसमें क्या होगा, जब भी जो विदेशी हैं, जब भी इन राज्यों में एंट्री करेंगे, तो एक्ट जो है हमारा 1958 उसके तहत ये अब परमिट लेना आवश्यक होगा, परमिट लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही ये लोग एंट्री कर पाएँगे। ठीक है, अब क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या होगा, फ़ॉरेनर्स की जो आवाजाही है उस पर निगरानी रखी जा सकेगी और जो संवेदनशील हमारे क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ जाएगी। ठीक है? ये एक वो परमिट है, इसे हम स्पेशल परमिट बोलते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा साथियों लागू किया जाता है। पीएपी हम इसे बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ा-सा जान लेते हैं। अब क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया एक्ट जो है 1958 के तहत ये जो परमिट है, उन क्षेत्रों में फॉरेन सिटीजन और कभी-कभी भारतीय नागरिकों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माने जाते हैं। ठीक है? बस यही एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको नोट करवा दी। इसका आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आगे क्या है, स्थानीय जनजातियों और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, उसके बाद क्या है, पर्यावरणीय संतुलन और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा करना, ये इनके मुख्य उद्देश्य होंगे साथी। ठीक है, इसके अलावा थोड़े से हिस्से और हैं जो ये लागू जिनमें किए गए हैं, जैसे कि अरुणाचल, नागालैंड ये तो हैं ही, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में चीन की सीमा से सटे इलाके, लद्दाख, ये वो हैं जो थोड़े से बाउंड्री वाले और सेंसिटिव थोड़े से ज़ोन हैं, उनमें इसे साथियों ये क्षेत्र जो है जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है ये लागू होता है। ठीक है साथियों? आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे आज से रिलेटेड उन सबको कवर कर लिया है। ठीक है? अब मैं वैसे भी देखिए मैं आप लोगों को बार-बार बोलती हूँ, कितनी बार मैंने आप लोगों को कहा है
कि जब भी आप लोग क्लास देखा करें, जब भी आप करंट अफेयर्स कवर किया करें, तो जितने भी फैक्ट्स हैं इन सबको नोट ज़रूर किया करें। आप लोग नोट्स बनाया करें, ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो साथियों ये है आपकी 24 दिसंबर की करंट अफेयर्स। इसके अलावा मुझे पता है आप लोगों की 4-5 क्लास छूटी हुई हैं, वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन आप लोगों को मिल नहीं पाई हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएँगी, जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएँगी, ठीक है? वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो चलिए साथियों अपना रिवीजन करते रहिए बढ़िया से पढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो हमारी जीके जीएस की क्लास आती है लाइव मैं जब तक ना आ पाऊँ बट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है? मैं आपको जैसे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाती हूँ, इसी प्रकार से आपको जीके जीएस की क्लास भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, समझ गए? तो चलिए अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू आप सभी को।